नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेस में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक वितान भाग 2 के पाठ 2 जूझ, जो कि आनंद यादव जी द्वारा लिखित है, इस पाठ का हम सार समझेंगे यानी समरी समझेंगे। यह पाठ आनंद यादव जी के बचपन की कहानी है कि वे पढ़ाई करने के लिए किस प्रकार जूझते हैं यानी संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनके पिता ने यानी लेखक के पिता ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी और लेखक पढ़ना चाहते थे, तो वो अपनी पढ़ाई के लिए इसमें संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि लेखक का मानना था कि खेती के कार्य में हर साल घाटा बढ़ता ही जा रहा है। तो आइए इस पाठ का सार समझते हैं। जूझ मराठी के सुविख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहुचर्चित एवं उल्लेखनीय आत्मकथ्यात्मक उपन्यास है, यानी इन्होंने अपने ऊपर ही एक उपन्यास लिख रखा है। ये उनकी आत्मकथा है यानी बायोग्राफी है। तो इस पाठ में उपन्यास के कुछ अंश मात्र ही इसमें उद्धृत किए गए हैं, यानी उपन्यास में से कुछ अंश ही इस पाठ में लिए गए हैं। यह उपन्यास साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 से सम्मानित किया जा चुका है, यानी लेखन कला के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसको 1990 में इसको सम्मानित किया जा चुका है। जूझ एक किशोर द्वारा भोगे हुए गंवई यानी ग्रामीण जीवन के खुरदरे यथार्थ और आंचलिक परिवेश की जीवंत गाथा है। यानी किशोर यानी जो 13-14 साल के बच्चे होते हैं, उस उम्र में इस गांव का जो खुरदरा और यथार्थ जीवन है और आंचलिक परिवेश है, उसकी एक जीवंत गाथा है। बचपन को याद करते हुए लेखक कहता है कि मेरा मन पाठशाला जाने के लिए बेचैन रहता था, परंतु मेरे पिता मुझे पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। वे स्वयं कोई काम न करके खेत का सारा काम मुझसे करवाते थे, इसलिए उन्हें मेरा पाठशाला जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन जब लेखक साथ में कंडे थापने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था, यानी उपले बनाने में अपनी माँ की सहायता कर रहा था, तो वह अपनी माँ से पाठशाला जाने की इच्छा व्यक्त करता है। परंतु माँ भी आनंदा यानी लेखक के पिता से बहुत डरती थी, इसलिए वह अपने बेटे का खुला समर्थन नहीं कर सकी। लेखक स्वयं अपनी माँ से कहता है कि खेत के लगभग वे सभी काम खत्म हो गए हैं जो मैं कर सकता था, इसलिए तू मेरे पढ़ने के बाद दत्ताजी राव सरकार से क्यों नहीं करती है। दत्ताजी राव गांव के माने हुए मुखिया थे और उनके पिताजी यानी लेखक के पिताजी बहुत आदर सत्कार करते थे, उनको बहुत मानते थे। ठीक है, तो चूंकि लेखक के पिता दत्ताजी राव के सामने नतमस्तक हो जाते थे, उनकी कोई भी बात मानने के लिए बाध्य थे, यानी दत्ताजी राव की हर बात को वो मानते थे। तो इसलिए लेखक को लगता है कि दत्ताजी राव ही मेरे पाठशाला का रास्ता खोल सकते हैं। तो रात के समय माँ बेटा दोनों दत्ताजी राव के घर अपनी फरियाद लेकर पहुंच जाते हैं। माँ दत्ताजी राव को सब कुछ बता देती है कि वह यानी उनके लेखक के पिता सारा दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है और खेतों में काम आनंदा को करना पड़ता है, यानी जो लेखक है उनको करना पड़ता है। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए और उन्होंने लेखक के पिता को समझाने का आश्वासन देकर दोनों को घर भेज दिया। यानी दत्ताजी राव ने कहा कि मैं ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, उनको समझाऊंगा। दत्ताजी राव के बाड़े का बुलावा दादा यानी लेखक के पिता के लिए सम्मान की बात थी, क्योंकि वो उनका बहुत मान सम्मान करते थे, और जब दत्ताजी राव ने उनको बुलाया है तो ये उनके लिए सम्मान की बात थी। इसलिए बड़ी खुशी से दादा यानी लेखक के पिता दत्ताजी राव के बाड़े में जाते हैं। लेखक उनको अपने पिता को दादा कहते थे। तो आधे घंटे बाद बुलाने के बहाने से लेखक भी वहीं चला जाता है कि चल मैं तो आपको बुलाने आया हूँ, ये दिखाता नहीं है कि मैं पहले भी यहाँ आया था और इनसे बात करके गया था मेरी पढ़ाई के सिलसिले में। तो वो बहाने से यानी अपने पिता को बुलाने के बहाने से वहाँ जाते हैं। तो दत्ताजी राव लेखक को भी वहीं बैठा लेते हैं। बातचीत में दत्ताजी राव लेखक से पूछते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू? तो लेखक कहता है, जी 5वीं कक्षा में पढ़ता था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। वार्तालाप से यानी बातचीत से लेखक दत्ताजी राव को यह बता देता है कि मुझे पाठशाला दादा नहीं जाने देते, यानी पिताजी मुझे जाने नहीं देते।
दत्ता जी ने दादा पर खूब गुस्सा किया। तू लुगाई यानी अपनी पत्नी और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता है। इस तरह उनको डांट लगाते हैं। अंत में दत्ता जी आनंद यानी लेखक को सुबह पाठशाला जाने को कहते हैं। दादा मेरे यानी उनके पिता यानी आनंद के पाठशाला जाने पर मान तो गए, परंतु पाठशाला 11 बजे होती है। इसलिए दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होने के बाद खेत से सीधे पाठशाला जाना, सवेरे पाठशाला जाने के लिए बस्ता खेत में ही ले जाना और छुट्टी होते ही सीधा खेत में आना, और जब खेत में काम अधिक हो तो पाठशाला से गैर हाजिर भी हो जाना आदि आदेश भी देते हैं। यानी जो लेखक का स्कूल है वो 11 बजे का था, तो उसके पिता मान तो गए कि तू चला जा स्कूल में, लेकिन स्कूल जाने से पहले यानी 11 बजे तक उसको खेत में काम करना है। उसके बाद वो सीधा छुट्टी होने के बाद सीधा खेत में आना है, और जब खेत में ज़्यादा काम हो तो स्कूल की छुट्टी करनी है। इस तरह का उनको आदेश देते हैं। तो आनंद दादा की सारी बातें मंजूर कर लेता है। उनका मन आनंद से उमड़ पड़ा था, यानी वो बहुत खुश हो गए थे स्कूल जाने के नाम से। परंतु दादा का मन आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए अभी भी तैयार नहीं था। वे फिर कहते हैं, हाँ, अगर किसी दिन खेत में नहीं आया तो गांव में जहाँ मिलेगा वहीं कुचलता हुआ हूँ कि नहीं तुझे। यानी जिस दिन भी तू खेत में नहीं आया काम करने के लिए, तो गांव में जहाँ कहीं पे भी मिलेगा वहीं तेरी पिटाई होगी। तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है। मुझे मालूम है बलिस्टर नहीं होने वाला है तू। बलिस्टर यानी बैरिस्टर को बोल रहा है वो। तो तू पढ़ लिख के कोई बैरिस्टर नहीं बनने वाला है। तो इस प्रकार से उनको कहता है। आनंदा गर्दन नीची करके खाना खाने लगा। अगले दिन आनंदा का पाठशाला में जाना फिर शुरू हो गया। वह गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, भूख, प्यास आदि की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। खेतों के काम की चक्की में पिसते रहने से अब उसे छुटकारा मिल गया था। खेतों के काम की चक्की की अपेक्षा पाठशाला में मास्टर की छड़ी की मार आनंदा को अधिक अच्छी लगती थी। यानी खेतों में गर्मी में काम करने की अपेक्षा स्कूल में मास्टर की मार खानी उसको ज़्यादा अच्छी लगती थी। वह इस मार को भी मज़े में सहन कर रहा था। गर्मी की कड़क दोपहरी का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो गया था। यानी खेतों में तो धूप में काम करना पड़ता है, लेकिन पाठशाला में ठंडी छाँव में बैठकर पढ़ना उसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब उसमें गर्मी से उसको छुटकारा मिल गया। तो आनंदा यानी लेखक की 5वीं कक्षा में उसके पहचान के 2 ही लड़के थे। यानी जब आनंदा 5वीं क्लास में हुए थे तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। तो जो उसके साथ के लड़के थे वो अगली क्लास में चले गए। तो लेकिन जो 5वीं क्लास है उसमें उसकी पहचान के सिर्फ 2 ही लड़के बचे हुए थे। तो उसकी पहचान के सभी लड़के अगली क्लास में चले गए थे। अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों के साथ कक्षा में बैठना आनंदा को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके साथी तो अगली क्लास में चले गए थे। अब वो छोटे बच्चों के साथ पढ़ रहा था तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पुरानी पुस्तकों को वह लठ के बने बस्ते में ले गया था, लेकिन वे अब पुरानी हो चुकी थी। आनंदा यानी लेखक की कक्षा में एक शरारती लड़का चौहान भी था। वह सदा आनंद की खिल्ली उड़ाया करता। वह उसके मैले गमछे को कक्षा में इधर उधर फेंकने लगता। इतने में मास्टर जी आ गए और गमछा टेबल पर ही रह गया। आनंद की धड़कन बढ़ गई और उसका दिल धक धक करने लगा। पूछताछ से मास्टर को जब पता चला कि यह शरारत चौहान ने की है तो वे उसे खूब लताड़ते हैं, यानी उसको खूब डांट लगाते हैं। लेखक के बारे में पूछने के बाद उन्होंने वामन पंडित की एक कविता पढ़ाई। छुट्टी के बाद भी कई शरारती लड़कों ने उसकी धोती कई बार खींची थी। आनंद का मन उदास हो गया, क्योंकि कक्षा में कोई भी अपना नहीं था। परंतु आनंद ने पाठशाला जाना बंद नहीं किया, क्योंकि सारे छोटे बच्चे थे तो उसका मजाक उड़ाते थे। तो आनंद को बिल्कुल भी मतलब वहाँ उस मन नहीं लग रहा था, वो बहुत उदास था। फिर भी उसने स्कूल जाना बंद नहीं किया। पाठशाला में मंत्री नामक मास्टर जी गणित पढ़ाया करते। वे पराई छड़ी का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि कमर में घूंसा लगाते थे। शरारती बच्चे उनके सामने उधम नहीं मचा सकते थे।
वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके सवाल अक्सर ठीक हुआ करते। कक्षा में उसका खूब सम्मान था। यह वसंत पाटिल आनंदा से उम्र में छोटा था, क्योंकि आनंदा ने पाठशाला छोड़कर गलती की थी, परंतु फिर भी मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी आनंदा को ही सौंपनी पड़ी, क्योंकि वह और बच्चों से बड़ा था। तो बच्चों को संभालने के लिए जो मॉनिटर बनाया जाता है वो आनंदा को ही बनाया उन्होंने। तो आनंदा अब पहले से ज़्यादा पढ़ाई करने लगा था। हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। अब गणित के सवाल उसकी समझ में आने लगे थे। वह वसंत पाटिल के साथ दूसरी तरफ से बच्चों के सवाल जांचने लगा, यानी उनके क्वेश्चन वगैरह भी देखने लगा। फलस्वरूप आनंदा और वसंत पाटिल की दोस्ती जमने लगी। मास्टर जी अब लेखक को आनंदा कहकर पुकारने लगे। आनंदा की मास्टरों के साथ आत्मीयता बढ़ गई और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया, यानी टीचर्स के साथ उसका लगाव बढ़ गया और पाठशाला में उसका विश्वास भी बढ़ गया। पाठशाला में नवाज सौंदलेकर मराठी के मास्टर थे। जब वे मराठी में कोई कविता पढ़ाते तो स्वयं भी उसमें खूब रम जाते थे, यानी पढ़ाते पढ़ाते उसी में खो जाते थे। उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता सब कुछ था। उन्हें मराठी की कविताओं के साथ अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थी, यानी मुजबानी याद थी। वे कविता को सुनाते सुनाते अभिनय भी किया करते थे, यानी कविता में जैसे हाव भाव करने होते हैं तो वो उनके साथ ऐसे ही हाव भाव भी किया करते थे, यानी एक्टिंग भी किया करते थे वे साथ साथ। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। जब मास्टर जी अपनी लिखी कोई कविता सुनाते थे तो आनंदा उन्हें तल्लीनता के साथ सुना करता। वह अपनी आँखों और प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर जी के हाव भाव, चाल, गति और रस का आनंद लेता था, यानी पूरे ध्यान से उनको देखता था, उनको सुनता था। जब आनंदा खेत में काम करता था तो भी मास्टर जी के हाव भाव, यति, गति, आरोह अवरोह के अनुसार ही गाया करता था, यानी लय को कब ऊंचा ले जाना है, कब नीचे ले जाना है, कैसे हाव करने हैं, कैसे भाव करने हैं। तो इस तरह वो खेत में काम करते करते भी मास्टर जी की तरह ही गाया करता। वह कविता गाने के साथ साथ अभिनय भी करने लगा था। पानी से क्यारियाँ कब भर जाती थी उसे पता ही नहीं चलता था। पहले आनंदा को अकेलापन कचोटता था, परंतु अब वह कविता गाकर अपने अकेलेपन को ख़त्म कर सकता था। यानी पहले वो जब काम करता था तो उसे बहुत बोरियत महसूस होती थी, उसका मन नहीं लगता था। लेकिन अब काम करते करते अपनी कविता को याद करता है और कुछ याद करता है तो उसका टाइम का उसको पता ही नहीं चलता और उसको अब मज़ा आने लगा। अब वह अपने आप से ही खेलने लगा था, बल्कि अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा था, क्योंकि अकेलेपन में वह कविताएं गाकर नाचता भी था और अभिनय भी करता था। अब वह कुछ अपनी भी कविताएं बनाने लगा था। एक बार तो मास्टर जी के कहने पर उसने बड़ी कक्षा के बच्चों के सामने कविता सुनाई थी। इस तरह आनंदा के अब कुछ नए पंख निकल आए थे। वह अपने मराठी मास्टर के घर से काव्य संग्रह लाकर पढ़ता था, यानी कविताओं की किताब लाकर वो पढ़ा करता। अब आनंदा को भी लगने लगा था कि वह खेतों और गांव के दृश्यों को देखकर कविता लिख सकता है, यानी किस प्रकार खेत हैं, गांव के दृश्य कैसे हैं, उनको देखकर कविता लिख सकता था। वह भैंस चराते चराते फसलों और जंगली फूलों पर तुकबंदी कर कविता लिखने लगा था। जब किसी रविवार को कोई कविता बन जाती थी तो सोमवार को मास्टर जी को दिखाता था। मास्टर जी आनंदा को शाबाशी दिया करते। मास्टर जी यह भी बताते थे कि भाषा, छंद, लय, अलंकार और शुद्ध लेखन कविता को सुंदर बना देते हैं। मास्टर जी की ये सभी बातें उसे मास्टर जी के और नज़दीक ले आई। अब वह शब्दों के नशे में डूबने लगा था। तो ये थी आपका पाठ जूझ। आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।